नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में। और मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। और अगले आधे घंटे हम बात करने वाले हैं शेयर बाजार की। और शेयर बाजार में निवेश आपके लिए कहां सही होगा, कैसे सही होगा। बाजार में इतना उतार चढ़ाव है कि अगर आप लंबी अवधि के भी निवेशक हों तब भी आपके जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि क्या अब निवेश रोक लेना चाहिए या वापस क्या फिक्स डिपॉजिट की ओर आपको रुख कर लेना चाहिए। अब जवाब क्या है वो तो हमारे एक्सपर्ट्स आपको बताएंगे। और इसीलिए ये शो की खासियत यही है कि हम रोजाना दिग्गज वॉइसेस लेकर आते हैं जो आपको न सिर्फ बाजार की चाल के बारे में जानकारी देती हैं बल्कि आपको ये बताती हैं कि आगे अपनी रणनीति आप कैसे बना सकते हैं ताकि जोखिम आपका कम हो और आपका मुनाफा भी बढ़े। शो की शुरुआत करते हैं। खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं आयोनिक वेल्थ के श्रीकांत सुब्रमण्यम, जो आज विस्तार से बाजार के इस उतार चढ़ाव पर आपसे बातचीत करेंगे। श्रीकांत, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका। अच्छा लगा जुड़े आप हमारे साथ और आसान भाषा में आज हम आपसे जानेंगे निवेश के तमाम गुर के बारे में। तो पहला सवाल, बाजार की चाल आपको कैसे समझ में आ रही है फिलहाल? फर्स्टली थैंक यू कविता, एंड थैंक यू कि मैं आपके थ्रू ऑडियंस से बात कर पा रहा हूँ। बट या आई थिंक हम लोग थोड़ा सा कॉशियस रहे हैं, एंड ऑलमोस्ट सितंबर 2024 में हम लोगों ने पहले एक कॉशियस स्टैंड लिया था। एंड एक साल के बाद आज भी, ऑलमोस्ट एक साल 3 महीने, एक साल 4 महीने के बाद, इवन आज भी हमको ऐसा लगता है कि कोई बहुत बड़ा रीजन नहीं है कि हम लोग कॉशियस से बहुत ऑप्टिमिस्टिक हो जाए। हालांकि अगर आप मेरे से आज का पूछे तो आने वाला साल विच इज 2026 में हमारे को थोड़ी सी ज्यादा उम्मीद लगती है। कई सारे ग्लोबल हेडविंड्स हैं, कई सारे ग्लोबल अनसर्टेनिटीज हैं। ऑफ कोर्स एज ऑल ऑप्टिमिस्ट हमको ऐसा लगता है कि इनमें से कुछ चीजें अपने आप सुलझ जानी चाहिए। बट इन जनरल जितना कुछ हमको बेक इन करना था फॉर अस टू बी कॉशियस, हम लोग मोरलेस वो चीजें देख चुके हैं। कॉर्पोरेट इंडिया की अर्निंग्स ये क्वार्टर में हम लोग देखना शुरू कर रहे हैं। अगर मैं इन सबको देख करके एक थोड़ा सा अपना व्यू बनाऊं इक्विटी पे, तो एज ऑफ नाउ थोड़ा सा कॉशियस ही रहेंगे। विच मीन्स अगर आप इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहें तो उसको थोड़ा सा स्टैगर तरीके से इन्वेस्ट करने का सोच सकते हैं, रादर देन एक लमसम में इन्वेस्ट करें। बट आई थिंक हर क्वार्टर हम यहाँ से थोड़ा सा बेहतरी देख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ कॉर्पोरेट अर्निंग्स एंड रिजल्ट्स। सो दैट्स लार्जली जिस तरीके से हम लोग आज मार्केट को देखते हैं। कॉशियस आपको रहना चाहिए क्योंकि जियोपॉलिटिकल टेंशन काफ़ी हद तक जो है बाजार पे दबदबा बना रही है। लेकिन नतीजों की बात करती हूँ मैं, क्योंकि करंट ट्रिगर तो वही है, इंडिविजुअली स्टॉक स्पेसिफिक जो हम बाजार को चलता हुआ देख रहे हैं। देखिए, जो कमेंट्री आ रही है उसमें मैनेजमेंट्स बहुत कॉशियस साउंड कर रहे हैं। नतीजे कुछ ही कंपनियों के आए हैं लेकिन सब में ऐसा नहीं है कि आपको तस्वीर बहुत बदलती हुई दिखाई दे। ये पूरा जो सिनेरियो है मुझे समझना है आपसे लार्ज कैप और मिड और स्मॉल कैप कंपनीज के लिहाज से। हाँ, तो एक्चुअली कविता अगर आप देखें तो NSE 500 के हिसाब से अभी कुछ 100 ऑड कंपनीज ने अपना रिजल्ट्स अनाउंस किया है। आप ठीक कह रहे हैं दैट मोस्ट कमेंट्रीज थोड़ा सा कॉशनरी की तरफ है, और ये इन सम सेंस फेयर भी है, बिकॉज वेदर टैरिफ का इशू हो, डिप्रिशिएटिंग करेंसी हो, इतने सारे ग्लोबल अनसर्टेन पॉलिसीज रहे हैं, तो ये लाजमी भी था कि बहुत सारी कंपनीज क्वार्टरली अर्निंग्स पे गाइडेंस फैक्चुअल रखें, जो कि कंजर्वेटिव रहते हुए उन्होंने एक रिस्पॉन्सिबल गाइडेंस भी दिया है। मेरे हिसाब से मोर देन लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप, हम लोगों ने जैसे लास्ट ईयर देखा कि इस तरह के मार्केट्स में आप एक जनरल फ्लाइट टू क्वालिटी वाला रुझान देखते हैं। तो इस तरीके से जो कैटेगरी लीडर्स होते हैं, जो कि अक्सर मिड एंड लार्ज कैप की कैटेगरी में आ जाते हैं डिपेंडिंग ऑन किस सेक्टर्स में है, वहां पे एक नेचुरल डिफेंस बिल्ट होता है, बिकॉज इन्वेस्टर्स प्रेफर करते हैं कि लार्ज कैप कंपनीज की तरफ उनका झुकाव ज्यादा रहे। और जब इस तरह की अनसर्टन पॉलिसीज रहती हैं तो लार्ज कैप कंपनीज की एबिलिटी टू नेविगेट थ्रू सम ऑफ दीज अनसर्टनिटीज ज्यादा रहती है। उनके प्रॉफिट रिजर्व्स, उनके कैश रिजर्व्स, उनके खुद के एबिलिटी टू हैव मल्टीपल हेज अगेंस्ट मार्केट वॉलेटिलिटी। एंड हेंस हमारे हिसाब से भी जो हम लोगों ने अभी तक देखा है ऑफ ऑल दी अर्निंग्स दैट हैव बीन अनाउंस्ड, हमको ऐसा लगता है कि लार्ज कैप में थोड़ा सा डिफेंस रहता है। स्मॉल कैप एंड उसके
नीचे जितने स्टॉक्स थे, ऑफ कोर्स उनके लिए लास्ट ईयर काफी टेस्टिंग था, काफी चैलेंजिंग था। हमारे हिसाब से ये साल उसके हिसाब से बेटर होगा, बट बिटवीन लार्ज एंड मिड स्मॉल कैप हमारा झुकाव अभी भी 60-65% लार्ज कैप, 30-35% मिड एंड स्मॉल कैप की तरफ है। ऑलराइट, चलिए अक्रॉस मार्केट कैप्स यहाँ पर एक्सपेक्टेशंस तो आपने बता दी है, लेकिन अब अपने पोर्टफोलियो को प्लेस कैसे किया जाए? क्योंकि देखिए, दो सिनारियोज यहाँ पे हमें कंसिडर करने होंगे। बाजार में उतार चढ़ाव लगातार जारी है, एफआईआईज की बिकवाली लगातार जारी है, लेकिन डीआईआईज जो हैं, मोटे तौर पे अगर मैं रिटेल निवेशकों की बात करूं, एसआईपी के नंबर्स हर महीने रिकॉर्ड हाई पर है, काफ़ी हद तक बाजार को वो संभाले हुए है। अब ऐसे में श्रीकांत, अगर ऐसे ही वॉल्टिलिटी रही बाजार में तो वो भी कहीं ना कहीं डिस्करेज हो जाएंगे, वो भी अपनी एसआईपीज बंद करेंगे, जो आई एम श्योर वो सोच रहे होंगे। अब ऐसे में अलग अलग कैटेगरीज में निवेश बढ़ता है, कम होता है। फिलहाल क्या समय है कि अपने पोर्टफोलियो में रिटर्न एक्सपेक्टेशंस को आप थोड़ा सा कम कर दें, ऑल्टर कर दें, उसको ट्रिम कर दें थोड़ा सा? पैसा अगर आप बहुत ही अग्रेसिवली इक्विटी में हैं तो थोड़ा हाइब्रिड में चले जाएं, हाइब्रिड में भी अग्रेसिव हाइब्रिड या कंजर्वेटिव हाइब्रिड, किस तरह से अप्रोच किया जाए? कितना डायरेक्ट इक्विटीज में हो, कितना म्यूचुअल फंड्स के जरिए हो? एक्चुअली ये बात आपकी ठीक है, दैट आई थिंक ये मार्केट इस टाइम पे एसेट एलोकेशन की तरफ बहुत स्ट्रांगली टिल्टेड है, विच मीन्स एनीथिंग जहां पे आप मल्टी एसेट एक अप्रोच ले सकते हैं थ्रू हाइब्रिड एसेट क्लासेस, थ्रू मल्टी एसेट क्लास स्कीम्स, इन जनरल वो एक स्ट्रेटजी थोड़ी सी प्रूडेंट दिखती है, गिवन द फैक्ट दैट आपकी ग्लोबल पॉलिसीज, बोथ इकोनॉमिक एंड जियोपॉलिटिक्स, किसी भी एसेट क्लास को किसी भी तरीके से इम्पैक्ट कर सकती है, चाहे वो क्रूड ऑयल हो, चाहे गोल्ड सिल्वर हो, चाहे फिक्स्ड इनकम हो जिसका कोरिलेशन करेंसी के साथ हो, या इक्विटी हो। सो इन एनी केस 2025 को हम लोगों ने कॉइन किया था ईयर ऑफ एसेट एलोकेशन, और हम लोग 2026 को भी उसी ईयर ऑफ एसेट एलोकेशन से एंटर करते हैं। तो फर्स्ट, आई डोंट डिसएग्री दैट पूरी तरीके से केवल इक्विटी, एंड ऑफ कोर्स एंड मैं उसको उसमें भी क्लैरिफाई करता हूं कि अगर कोई इन्वेस्टर इक्विटी पूरी तरीके से समझ के लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग के हिसाब से जाते हैं और उनका सिर्फ ऐसा कोई शॉर्ट टर्म में रिटर्न का इशू नहीं है, तो वो स्ट्रेटेजी मोर और लेस हमेशा ठीक रहती है। बट जो इन्वेस्टर्स थोड़ा बहुत मार्केट के उतार चढ़ाव से परेशान रहते हैं या उनको वॉलेटिलिटी इतनी ज्यादा नहीं चाहिए, वहां पे एसेट एलोकेशन सीम्स टू बी अ मच मोर prudent या rational strategy. Coming only to equity, देखिए SIP पिछले 4-5 साल से हमारा इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट होम ग्रोन सक्सेस स्टोरी रहा है, एंड आई थिंक डिस्पाइट इतना हमारा फॉरेन पोर्टफोलियो का आउटफ्लो के बाद भी, अगर हम लोग एक तरीके से मार्केट्स को, वेल ऑफ कोर्स आप ये कह सकते हैं कि मार्केट्स ने उतनी रिटर्न्स नहीं दी जितनी कुछ ग्लोबल मार्केट्स ने दी, या मार्केट्स ने उतनी रिटर्न्स नहीं दी जितना पास्ट में मार्केट्स ने दिया, बट इन कॉन्टेक्स्ट टू जिस तरीके से हमारा फॉरेन आउटफ्लोज हुआ है और जिस तरीके से हमारे ऊपर में कुछ ये टैरिफ के इम्पैक्ट वगैरह आए, मार्केट ने अपने आप को होल्ड भी काफी अच्छे तक किया है। एंड उसका एक बहुत बड़ा रीजन है कि एसआईपी बाय नेचर एक स्टिकी एसेट क्लास होता है। सो यस, ये रिस्क जरूर रहता है कि अगर फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम अगर एसआईपी इन्वेस्टर्स उस पर रिटर्न नहीं देख रहे, तो एक टेंडेंसी हो सकती है कि वो एसआईपी को रोक दें या निकले, बट अभी तक वो ट्रेंड नहीं दिख रहा। और मेरे हिसाब से इफ इन सम सेंस वी आर मोर और लेस इधर द वर्स्ट इज बिहाइंड अस, या सबसे बुरी जो मार्केट का कंडीशंस था वो एक तरह से इधर बिहाइंड है या ऑलमोस्ट उसके एंड पे है, तो आई थिंक एसआईपी इंडिया को एक तरीके से स्ट्रेंथ देता रहेगा। और इन जनरल अगर इन्वेस्टर्स ने अपने एसआईपी को सिलेक्ट एक अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से किया है, SIPs आर ऑलवेज अ गुड रूट टू बी एबल कि आप उसको स्टैगर्ड तरीके से मल्टीपल मार्केट साइकिल्स के लिए अपना पोर्टफोलियो क्रिएट कर सके। सो एसेट एलोकेशन एनीवेज एक ऐसा डिफेंस है जो इस तरीके के मार्केट में आपको सबसे ज्यादा सहयोग देगा, बट विद इन दैट इक्विटी के लिए सिस्टमैटिकली अगर हम लोग एसआईपी की तरफ इन्वेस्ट करें, ये दो कॉम्बिनेशंस इस तरीके की मार्केट को नेविगेट करने के लिए आर एक्चुअली अ फेयर वे टू सम इट अप। श्रीकांत, एक सवाल आपसे पूछूंगी जो सोशल मीडिया पे या सब जगह हर कोई, हमारे भी दर्शक जब हमें व्हाट्सएप क्वेरीज भेजते हैं या एसएमएस क्वेरीज भेजते हैं, यही पूछते हैं, सोना कितना चढ़ेगा, चांदी कितना गिरेगी?
वेल, आई होप मेरे पास एग्जैक्ट आंसर होता आपको देने के लिए, बट मेरे हिसाब से गोल्ड और सिल्वर दोनों प्रेशियस मेटल के अंडर आते हैं, और जब तक अनसर्टन वर्ल्ड रहेगा, प्रेशियस मेटल पे एंड इन जनरल व्यूअर्स के बेनिफिट के लिए, नॉट ओनली अनसर्टनिटी से बचने के लिए आप गोल्ड एंड सिल्वर पे आते हैं, बट आपके दो तीन चार और वेरिएबल्स रहते हैं जिसकी वजह से आपका एक झुकाव प्रेशियस मेटल की तरफ रहा है। एक, जब भी डॉलर वीकन होता है तो कमोडिटीज जनरली स्ट्रेंथन होती है, और जो डॉलर की ट्रेजेक्टरी है, जो हम लोग ट्रेड पॉलिसीज से देख पा रहे हैं, फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज से, कि जनरली वो लोग चाह रहे हैं कि डॉलर थोड़ा वीकन रहे ताकि उनकी एक्सपोर्ट का कॉम्पिटिटिव एज रहे। अगर ये ट्रेजेक्टरी चलता रहेगा तो इन जनरल कमोडिटीज एंड गोल्ड एंड सिल्वर इंक्लूडेड पे थोड़ा सा अपवर्ड मूवमेंट की तरफ झुकाव रहेगा। सेकेंड, क्योंकि ग्लोबली एक बहुत ही अनसर्टन जियोपॉलिटिक ऑर्डर देख रहे हैं हम लोग, बहुत सारी कंट्रीज अपने आप को हेज करने के लिए इंस्टेड ऑफ ओनली यूएस ट्रेजरीज खरीदे, अब बहुत सारी सेंट्रल बैंक्स गोल्ड रिजर्व्स भी खरीद रही हैं। सो उसकी एक वजह से, स्पेसिफिक टू गोल्ड बट इन जनरल, एक बहुत ज्यादा परचेज और एक डिमांड गोल्ड की तरफ आ रहा है। एंड ऑफ कोर्स जहां तक सिल्वर है, सिल्वर में एक जो थोड़ा सा डिफरेंस आता है गोल्ड से, यह है कि सिल्वर में कुछ इंडस्ट्रियल यूजर्स हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ हो, सोलर पैनल की तरफ हो, जिसकी वजह से सिल्वर में इन जनरल थोड़ा बहुत इंडस्ट्रियल डिमांड का फ्लेवर भी ऐड हो जाता है। तो मेरे हिसाब से हम लोगों ने जैसे आज अपने कस्टमर्स को इस वॉलेटाइल पीरियड से नेविगेट करने के लिए प्रेशियस मेटल में 5 से 10% ऑफ टोटल पोर्टफोलियो एलोकेशन हम लोग जनरली सजेस्ट करते हैं, एंड उसके अंदर गोल्ड ऑलमोस्ट 3/4 या 75%, सिल्वर ऑलमोस्ट 1/4 विच इज 25%, बिकॉज इवन अगर आप देखें कि सिल्वर लास्ट एक साल में ऑलमोस्ट 3 टाइम्स ऊपर गया और गोल्ड ऑलमोस्ट डबल हुआ, तो सिल्वर ऑलमोस्ट गोल्ड से भी 2x ऊपर रहा। बट अगर आप सिल्वर की वॉलेटिलिटी देखें, जैसे कल आप देखेंगे तो सिल्वर यस्टरडे बहुत नीचे था और आज उतना ही ऊपर भी रहा, तो वॉलेटिलिटी के हिसाब से अगर आप गोल्ड और सिल्वर को कंपेयर करें, तो आफ्टर एडजस्टिंग फॉर वॉलेटिलिटी, आफ्टर एडजस्टिंग फॉर रिस्क, गोल्ड अभी भी मच स्ट्रॉन्गर कैंडिडेट है आपको मोर प्रिडिक्टेबल और लेस वॉलेटाइल रिटर्न देने का। बट मेरे हिसाब से क्वेश्चन इतना ज्यादा गोल्ड कितना ऊपर, सिल्वर इतना नीचे जाएगा से ज्यादा है। मेरे हिसाब से ये दोनों थोड़े से कोरिलेटेड रहेंगे। हो सकता है थोड़े टाइम के लिए इनकी कोरिलेशन ब्रेक भी हो क्योंकि सिल्वर इतना भागा है, बट बाय एंड लार्ज ये प्रेशियस मेटल कोरिलेटेड रहेंगे। एंड वन ऑफ द बेटर वेज कि जिस तरीके से हम इनको अपने पोर्टफोलियो में वीव कर सकते हैं, वो कपल्ड स्ट्रेटेजी है, एंड हमारे हिसाब से वो 75-25 गोल्ड की तरफ झुकाव विल बी वन ऑफ द वेज इन विच हम लोग इसको नेविगेट कर सकते हैं। चलिए, बहुत ज़रूरी है। देखिए, डाइवर्सिफिकेशन का जो एक ज़रूरी नियम होता है, उसके तहत तो आपको सोने चांदी को पोर्टफोलियो में डालना ही चाहिए, लेकिन सवाल ये है कि आप डालेंगे कैसे, कितना प्रतिशत इसका जाना चाहिए। 10 से 15% तो आपके पास होना ही चाहिए, लेकिन ये 5 साल 10 साल कोई अगर आपने फाइनेंशियल गोल अलाइन करके रखा है तो और भी बेहतर है। बहरहाल, चर्चा को आगे बढ़ाती हूँ और सेक्टर स्पेसिफिक बातचीत कर लेते हैं। सेक्टर रोटेशन जर्नी कैसे हो रही है आपके मुताबिक? सो आई थिंक सेक्टोरली 2-3 सेक्टर्स जो लीड कर रहे हैं अभी रोटेशन, और जो 2-3 सेक्टर्स में काफी मोमेंटम स्ट्रांग लग रहा है। एक है फाइनेंशियल्स, एंड इंडिया में इन जनरल हमेशा फाइनेंशियल्स का बहुत एक स्ट्रेंथ रहा है। फाइनेंशियल्स का वेटेज हमेशा से सबसे अधिक रहा है निफ्टी, एंड इन जनरल फॉर ब्रॉडर इंडिया टू डू वेल, हमको हमेशा फाइनेंशियल्स एज अ सेक्टर पे बहुत डिपेंडेंस है। एंड द गुड न्यूज इज कि फाइनेंशियल्स एज अ सेक्टर, स्पेशली गुड लार्ज प्राइवेट सेक्टर बैंक्स और टियर 1 एनबीएफसी स्पेसिफिकली, एंड ऑफ कोर्स एक ब्रॉडर तरीके से फाइनेंशियल्स का जो बोथ क्वालिटी ऑफ बुक देखें या उनका जो परफॉर्मेंस देखें इन टर्म्स ऑफ देयर शेयर प्राइस मूवमेंट, आई थिंक ये एक तरीके से थोड़ा स्ट्रॉन्ग रहा है, और हमारे हिसाब से ये और आने वाले टाइम में भी फाइनेंशियल सर्विसेज
एक तरीके से सेक्टर लीडर रहेगा। इसके अलावा मेटल्स, और ये जो अभी आपने पिछला सवाल पूछा था गोल्ड सिल्वर, उसी का अगर मैं एक्सटेंशन करूं तो अगर आप गोल्ड सिल्वर के अलावा इंडस्ट्रियल मेटल्स भी देखें इन जनरल, क्योंकि कमोडिटी प्राइसेस ऑलमोस्ट ऑल अक्रॉस द बोर्ड इतना ज्यादा स्ट्रांगली रिबाउंड किए हैं, इन जनरल मेटल कंपनीज काफी स्ट्रांग रही है। बट ये एक टैक्टिकल फ्लेवर हो सकता है जब तक ये जियोपॉलिटिक्स या ये डॉलर वीकनिंग वाली थियरी रहेगी। तो रीजन ऑफ सेक्टर रोटेशन या सेक्टर लीडर्स कैन बी डिफरेंट, बट आज की तारीख में फाइनेंशियल सर्विसेज, मेटल और ऑटो एंसिलरी, जो हम लोगों ने देखा इंडिया में स्पेसिफिकली, हम लोगों ने एक जीएसटी का एक बहुत बड़ी छूट दिया जिसकी वजह से कंज्यूमरिज्म पे काफी पॉजिटिव इम्पैक्ट आया, और उसकी वजह से पिछले 3-6 महीने में ऑटो एंसिलरी कंपनीज का इन जनरल अर्निंग्स ग्रोथ हैज बीन स्लाइटली बेटर देन बाकी सेक्टर। तो ये 3 सेक्टर्स बाय एंड लार्ज आज अपने को लीड कर रहे हैं एज फार एज इंडिया इज कंसर्न। आईटी ऑफ कोर्स सबसे इंटरेस्टिंग सेक्टर है, बिकॉज ग्लोबली आज की तारीख में जो भी सबसे बड़े थीम्स हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डीप टेक, इसकी वजह से आपके जो कन्वेंशनल आईटी कंपनीज हैं उन पे सबसे ज्यादा प्रेशर, उन पे सबसे ज्यादा चैलेंजेस है। बट हम लोगों ने ये भी देखा कि जो इंडिया के टॉप टियर 1 आईटी कंपनीज हैं उन्होंने एटलीस्ट एक्सपेक्टेशन के हिसाब से इक्वल या थोड़ा बेटर रिटर्न दिया। तो आईटी को मैं मिक्स बैग कहूंगा, बट इन जनरल प्रेशर आईटी सेक्टर पे बहुत स्ट्रांग रहेगा, बिकॉज किस तरीके से ओल्ड सॉफ्टवेयर विल बी रिप्लेस्ड बाय न्यू एआई, ये थीम अभी जारी रहेगा। और ऑफ कोर्स उसका एक काउंटर थीम, क्या एआई एक बबल है, वो एक चल ही रहा है बहुत टाइम से। सो आईटी को मैं मिक्स बैग के बकेट में डालूंगा रादर देन सेइंग दैट इट इज ओनली नेगेटिव, बिकॉज इसमें अभी भी काफी कुछ और चीजें अनफोल्ड होना रहती है। कुछ सेक्टर जैसे कैपिटल गुड्स, कुछ सेक्टर जैसे पावर, जिसपे काफी ग्लोबल पॉलिसी, टैरिफ, इन सब का इम्पैक्ट भी आया है, ये सेक्टर्स थोड़े से प्रेशर में रहे हैं। और जब तक हमारे हिसाब से ये जो ट्रेड पॉलिसी, टैरिफ सिचुएशन, इनमें थोड़ा सा बदलाव नहीं आता फॉर द बेटर, इन सेक्टर्स में थोड़ा बहुत प्रेशर रहेगा। श्रीकांत, एक सवाल हम पूछना चाहते थे, आपका पोर्टफोलियो अभी कैसे प्लेस्ड है, निजी पोर्टफोलियो? सो अगेन ये मैं जरूर कहना चाहूंगा दैट जो मेरा पर्सनल पोर्टफोलियो है दैट इज वेरी पर्सनल टू मी, एंड बाय नो वे वो किसी और को उस हिसाब से देखना चाहिए। बट देखिए, मेरी निजी लाइफ भी ऐसी है कि मेरी एक डॉटर है, मेरी कोई लाइबिलिटी नहीं है, और इन जनरल मेरे पास कोई इमीडिएट खर्चे का एवेन्यू नहीं है। तो मैं मोस्टली ग्रोथ स्टोरी और कंपाउंडिंग में बिलीव करता हूं। तो मेरा ऑलमोस्ट 100% इक्विटी में रहता है, जिसमें ऑलमोस्ट 70-75% पब्लिक इक्विटी, 25 to 30% प्राइवेट इक्विटी है। बट वाई इट जो मैं कर रहा हूं वो बाकियों के लिए इसलिए भी ठीक नहीं हो सकता, बिकॉज मेरे को लिक्विडिटी की जरूरत अगले 3-5 साल तक नहीं है, और मैं खुद क्योंकि जिस सेक्टर में हूं काफी टाइम निकाल पाता हूं कि उस पर खुद से थोड़ा रिसर्च करके अपनी एबिलिटी के हिसाब से पिक कर सकूं। सो मेरा खुद का मानना यह है कि क्योंकि मेरे पास कोई लाइबिलिटी या मेरा कोई टाइम प्रेशर नहीं है, मेरे हिसाब से द बेस्ट वे टू कंपाउंड इज थ्रू ग्रोथ एसेट्स। बट ये सिर्फ मेरा पोर्टफोलियो सिर्फ मेरे लिए जस्टिफाइड है। हर व्यक्ति को अपने हिसाब से अपना पोर्टफोलियो उनके टेम्परामेंट के हिसाब से बिल्ड करना चाहिए। बाजार में उतार चढ़ाव के बीच मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स क्या होते हैं, ये किन किन एसेट क्लासेस में निवेश करते हैं, और सही मल्टी एसेट फंड चुनते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इन सवालों पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वंदना त्रिवेदी, हेड इंस्टीट्यूशनल एंड पैसिव बिजनेस एक्सिस एएमसी। आइए उन्हें सुनते हैं। और अब हमारे साथ जुड़ चुकी है वंदना त्रिवेदी, जो है हेड इंस्टीट्यूशनल एंड पैसिव बिजनेसेस एक्सिस एएमसी के साथ। वंदना, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज हम बात करने वाले हैं मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स के बारे में। तो आपसे पहले जानना चाहूंगा कि ये
मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स क्या है और इसमें कौन कौन से अलग अलग कैटेगरीज है, जो अलग अलग एसेट कैटेगरीज है जिसमें इन्वेस्टमेंट किया जाता है? देखिए सुमित, मल्टी एसेट एलोकेशन एक जरिया है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का, जिसमें एसेट एलोकेशन की प्रिंसिपल को हम यूज करते हैं। सेबी रेगुलेशन के हिसाब से सेबी हमसे कहते हैं कि एटलीस्ट 3 एसेट क्लासेस होनी चाहिए, राइट? और एटलीस्ट 3 एसेट क्लास का क्या मतलब है? कम से कम 10% इन्वेस्टमेंट हर एसेट क्लास में होना चाहिए। उसके बाद ये फंड मैनेजर के ऊपर है कि वो कितने मैक्सिमम लेवल तक हर एसेट क्लास को लेके जाते हैं। और वो 3 एसेट क्लासेस मिनिमम जो यूज होते हैं नॉर्मली म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में, वो क्या है? वो है इक्विटी, जिसको आप पहचानते हैं, इक्विटी मतलब स्टॉक्स, फिक्स्ड इनकम जिससे निश्चित आय आने की उम्मीद रहती है जिसके पोर्टफोलियो से, और फिर कमोडिटीज के तहत हम यूजुअली गोल्ड और सिल्वर यूज करते हैं। सो ये है एसेट क्लासेस जिसमें जिसको ऑफर करता है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री मल्टी एसेट एलोकेशन के नाम पर। तो फिर वंदना, आपसे मैं पूछूंगा कि अगर कोई रिटेल इन्वेस्टर है तो वो अपने आप ही इक्विटी में, डेट में, गोल्ड या सिल्वर में अपने आप ही अलग अलग कैटेगरीज में इन्वेस्ट कर ही सकते हैं, तो एक मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में वो क्यों इन्वेस्ट करें? देखिए, अलग अलग तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन हम क्यों रेकमेंड करते हैं कि आप मल्टी एसेट एलोकेशन के माध्यम से इन तीनों एसेट क्लासेस में एक्सपोजर ले। मल्टी एसेट एलोकेशन में क्या होता है? फंड मैनेजर जो है अपनी प्रोफेशनल काबिलियत का इस्तेमाल करके ये तीनों एसेट क्लासेस में एलोकेट करते हैं आपके पैसे को। यूजुअली क्या होता है सुमित कि एज ए रिटेल इन्वेस्टर हम इक्विटी में तब इन्वेस्ट करते हैं जब रिटर्न्स आ चुके होते हैं, या अभी आजकल तो ये काम हम गोल्ड और सिल्वर में भी करने लगे हैं, राइट? और हम फिक्स्ड इनकम या डेट फंड को हाथ नहीं लगाते हैं क्योंकि वो टैक्स इनएफिशिएंट है हमारे लिए। लेकिन मल्टी एसेट एलोकेशन में एक प्रोफेशनल हेल्प आता है फंड मैनेजर के थ्रू, जिससे जो टाइमिंग वाली बात है वो एकदम से हटा दी जाती है। एट द सेम टाइम आपको तीनों एसेट क्लासेस में एक्सपोजर मिलता है जिसमें आप पार्टिसिपेट कर पाते हैं, और इस वजह से आपके पोर्टफोलियो में जो है कोई भी एसेट क्लास जब अच्छा करेगा तो आपका पोर्टफोलियो उस एसेट क्लास को ओन कर चुका होगा और आपको उसकी बेनिफिट मिलेगी। ऑन द अदर साइड, अगर कोई एसेट क्लास अच्छा नहीं कर रहा है, राइट, और मार्केट समझ लीजिए इक्विटी मार्केट्स नीचे आ गए या फिर गोल्ड में करेक्शन आ गया कल, तभी भी आपका पोर्टफोलियो एकदम से नहीं गिरेगा। सो दैट इज द अदर रीजन क्यों हम मल्टी एसेट एलोकेशन रेकमेंड करते हैं। वंदना, अगर कोई इन्वेस्टर है जिसे मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स में इन्वेस्ट करना हो तो किन किन चीज़ों को मद्देनजर रखना चाहिए उन्हें, कैसे एक सही मैफ उन्हें चुनना चाहिए? ये एकदम ही बढ़िया सवाल है, क्योंकि हालांकि जब मल्टी एसेट एलोकेशन फंड एकदम एक आइडियल फंड के रूप में प्रस्तुत हो रहा है इन्वेस्टर्स के लिए, हावेवर उसमें क्या हो रहा है कि जो डिफरेंट फंड्स हैं वो डिफरेंट तरीके से मल्टी एसेट चला रहे हैं। सो कुछ फंड्स डिफाइन कर चुके हैं कि हम ज्यादातर इसमें इक्विटी चलाएंगे, कुछ फंड्स ये डिफाइन कर चुके हैं कि हम थोड़ा कंजर्वेटिव रहेंगे और ज्यादातर इसमें हम आपको फिक्स्ड इनकम या डेट जैसा रिटर्न देंगे। सो ये जरूरी हो जाता है कि आपके रिस्क रिटर्न के प्रोफाइल के अनुसार आप एक इक्विटी ओरिएंटेड फंड चूज करोगे मल्टी एसेट में, या फिर आप एक डेट ओरिएंटेड फंड चूज करेंगे मल्टी एसेट में। सो ये एक चीज है, नेचर ऑफ द पोर्टफोलियो बिकम्स इंपॉर्टेंट इन योर चॉइस एंड इन योर सिलेक्शन। दूसरी बात, ऑब्वियसली जो किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करने से पहले आपको देखना चाहिए द रेप्यूटेशन ऑफ द फंड हाउस, वो कितने सालों से है, उसका ब्रांड कितना ट्रस्टेड है, उसके फंड मैनेजर्स की कैलिबर क्या है, उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। ये सब कुछ चीजें हैं सुमित जो एन इन्वेस्टर विल बी वेल प्लेस्ड टू एनालाइज बिफोर दे इन्वेस्ट और चूज अ मल्टी एसेट एलोकेशन फंड टू इन्वेस्ट इनटू। बहुत बहुत धन्यवाद वंदना आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हमारे साथ बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। वैसे रिस्क प्रोफाइल